दोस्तों होंडा ने एक ऐसा इंजन बनाया है जो न तो पूरी तरीके से 2 सिलेंडर है और न ही पूरी तरीके से 3 सिलेंडर, बल्कि इन दोनों की सबसे अच्छी बात एक साथ लेकर आया है और इसका नाम है V3 इंजन। साथ में इसके एक इलेक्ट्रिक कंप्रेसर भी लगा है जिसे लेकर पूरी मोटरसाइकिल इंडस्ट्री में हलचल मची हुई है। तो भैया आज के इस वीडियो में हम इसी इंजन को पूरी तरीके से समझेंगे, जैसे इसकी बनावट, इसकी ताकत, इसकी कमजोरियां और वो साइंस जो इसे इतना खास बनाता है। लेकिन सबसे पहले हम बात करते हैं इसके लेआउट की। देखिए V3 इंजन में एक अजीब लेकिन शानदार जुगाड़ है। इसमें 2 सिलेंडर आगे की तरफ लगे हैं और 1 सिलेंडर पीछे की तरफ, यानी विड्थ के मामले में ये 2 सिलेंडर इंजन जितना पतला है, लेकिन पावर के मामले में 3 सिलेंडर जितना दम रखता है। और इसकी पतली बॉडी वाली मोटरसाइकिल का सीधा फायदा ये होता है कि हवा का रेजिस्टेंस कम लगता है, यानी कि भैया एरोडायनामिक ड्रैग घटता है और साथ ही राइडर के लिए कंफर्ट और मैन्यूवरेबिलिटी भी बेहतर हो जाती है। मतलब मोटरसाइकिल को मोड़ना और कंट्रोल करना बेहद आसान हो जाता है। जहां तक फायदे की बात है तो यहाँ थोड़ी परेशानी भी है। देखिए जब भी आप एक इंजन को वी शेप में बनाते हैं तो उसका व्हील बेस यानी कि अगले और पिछले पहिए के बीच की दूरी थोड़ी सी बढ़ जाती है एज कंपेयर इन लाइन इंजन के मुकाबले। लेकिन होंडा ने यहाँ एक स्मार्ट चाल चली है। अब देखिए यहाँ पर आमतौर पर वी इंजन 90 डिग्री के एंगल पर बनते हैं, लेकिन होंडा ने इसे सिर्फ 75 डिग्री पर रखा है। इससे इंजन की लंबाई थोड़ी कम हो जाती है, लेकिन फिर भी इतनी जगह बच जाती है कि एक परफॉर्मेंस वाला इनटेक सिस्टम फिट किया जा सके। हालांकि दोस्तों अभी तक होंडा ने इस इंजन की ऑफिशियल डिस्प्लेसमेंट यानी कि क्षमता तो नहीं बताई है, लेकिन ज्यादातर रिपोर्ट्स के मुताबिक ये इंजन 750 से 800 सीसी के बीच का होगा। अब अगर आप इस इंजन की तस्वीरें ध्यान से देखें तो साफ पता चलता है कि ये वाटर कूल्ड इंजन है, यानी इसमें कहीं भी कूलिंग फिन्स नहीं दिखते, बल्कि एक साफ तौर पर वाटर पंप नजर आता है। और भैया इसके अलावा इसमें स्पार्क प्लग भी बीच में लगे हैं और साथ ही साथ 2 कैम सील्स भी दिख रहे हैं, जिससे तो ये पता चलता है कि ये डबल ओवरहेड कैम यानी DOHC इंजन है जिसमें कि 4 वॉल्व है। अब इसे अगर सीधी भाषा में कहें तो ये बिल्कुल मॉडर्न और परफॉर्मेंस के लिए तैयार इंजन का कॉन्फ़िगरेशन है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस इंजन के पार्ट्स कोई हाथ से तराशे हुए या CNC मशीन से बने हुए नहीं लगते, बल्कि कास्टिंग से बने दिखते हैं। इसका मतलब है कि ये कास्टिंग सिर्फ ड्राइंग बोर्ड पर नहीं है, बल्कि प्रोडक्शन के बेहद करीब पहुंच चुका है। फिलहाल बात करते हैं इस इंजन की सबसे दिलचस्प हिस्से की, जो है इलेक्ट्रिकल कंप्रेसर। अब यहाँ कुछ लोग इसे इलेक्ट्रिकल टर्बो या ई टर्बो भी कह रहे हैं, लेकिन असल में ये गलत नाम है। देखिए किसी भी चीज को टर्बो तभी कहा जा सकता है जब उसमें एक टरबाइन लगा हो, और टरबाइन वो होता है जो किसी फ्लूइड के बहाव से एनर्जी निकालता है, चाहे वो हवा हो, पानी हो या इंजन से निकलने वाली एग्जॉस्ट गैस। लेकिन दोस्तों इस होंडा इंजन में कोई टरबाइन नहीं है, इसमें सिर्फ एक इलेक्ट्रिक मोटर लगी है जो सीधे कंप्रेसर व्हील को घुमाती है। यानी कि ये मोटर किसी भी फ्लूइड से एनर्जी नहीं लेती, बल्कि सीधे बिजली से चलती है। और भैया यहीं से इस डिवाइस की असली खूबसूरती शुरू होती है। अब आप यहाँ देखिए कि जब आप इलेक्ट्रिक मोटर से कंप्रेसर व्हील घुमाते हैं तो आप पूरी तरीके से इंजन के एग्जॉस्ट गैस पर निर्भर नहीं रहते। इसका सीधा फायदा यह है कि पुराने टर्बो इंजन में जो एक प्रॉब्लम थी, जैसे टर्बो लैग या एक्सीलरेटर दबाने के बाद भी कुछ पल तक पावर का इंतजार करना पड़ता था, वो प्रॉब्लम लगभग यहाँ खत्म हो जाती है, क्योंकि इलेक्ट्रिक मोटर तुरंत ही कंप्रेसर व्हील को मैक्सिमम स्पीड पर घुमा सकती है, फिर चाहे इंजन की RPM कितनी भी कम क्यों न हो। और भैया इसका रिजल्ट ये होता है कि इसका टार्क कर्व यानी कि इंजन कितनी ताकत किस स्पीड पर दे रहा है, इसका ग्राफ बहुत ही ज्यादा फ्लैट और स्मूथ बन जाता है। और इसके साथ ही साथ इसका दूसरा फायदा ये है कि चूंकि यह सिस्टम एग्जॉस्ट पर निर्भर नहीं है, इसलिए उस कॉम्प्लिकेटेड एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड्स की जरूरत भी नहीं पड़ती, जो कि पारंपरिक टर्बो में सारी एग्जॉस्ट को एक जगह इकट्ठा करके टर्बो तक पहुंचाते हैं। इससे इसका वजन भी कम होता है, बनावट भी सिंपल होती है और लागत भी घटती है। और हाँ, क्योंकि इसे कहीं भी फिट किया जा सकता है, तो होंडा ने इसे इनटेक मैनिफोल्ड के बिल्कुल पास रखा है ताकि रिस्पांस और भी तेज हो जाए। खैर, इस इंजन का तीसरा और सबसे बड़ा फायदा यह है कि थ्योरी में
एक इलेक्ट्रिकल कंप्रेसर पारंपरिक टर्बो से ज्यादा पावर भी दे सकता है। और इसकी वजह यह है कि आम धारणा से उलट टर्बो चार्जर कोई फ्री एनर्जी नहीं देता। हाँ जी हाँ, ये इंजन की बेकार जाने वाली एनर्जी से पावर बनाता है, लेकिन इसके अलावा वो कुछ एनर्जी भी खपत करता है। अब भैया, अगर आप किसी टर्बो के टरबाइन इनलेट को देखिए तो वो जगह बहुत ही छोटी होती है और इसी से होकर एग्जॉस्ट गैस गुजरती है, और यही कारण है कि इससे एक बैक प्रेशर बनता है जिसे इंजन को अपनी ताकत से पार करना पड़ता है। हाँ, ये बात जरूर है कि टर्बो जितनी पावर बनाता है उससे कहीं ज्यादा वो कंज्यूम करता है, इसीलिए फायदा भी होता है, लेकिन ये फायदा फ्री का नहीं है। वहीं दूसरी तरफ इलेक्ट्रिकल कंप्रेसर भी इसी तरह से बिल्कुल फ्री एनर्जी नहीं है, लेकिन ये एग्जॉस्ट सिस्टम में कोई बैक प्रेशर नहीं बनाता और इसीलिए ओवरऑल नेट फायदा इसमें ज्यादा है। और ये भैया अपने आप में एक बड़ी बात है कि इतनी बड़ी कंपनी होंडा इस टेक्नोलॉजी को अपने प्रोडक्शन मॉडल में लगाने जा रही है। इसका मतलब कि ये टेक्नोलॉजी अब पूरी तरीके से मैच्योर हो चुकी है। लेकिन हर चीज जहां पर कुछ अच्छी होती है वहां पर उसकी कुछ खामियां भी होती हैं। जैसे इस इलेक्ट्रिकल कंप्रेसर की सबसे बड़ी लिमिटेशन ये है कि ये अभी तक कन्वेंशनल टर्बो जितनी देर तक हाई लोड नहीं झेल सकता, यानी कि ये लंबे समय तक लगातार बूस्ट बनाए रखने में उतना सक्षम नहीं है, बल्कि छोटे छोटे तेज बर्स्ट से ये बूस्ट देने में ज्यादा माहिर है। और इसकी वजह यह है कि लगातार हाई बूस्ट देने पर इलेक्ट्रिक मोटर गर्म होकर पिघलने का खतरा रहता है, या फिर इलेक्ट्रिक सिस्टम पर इतना लोड आ जाता है कि वो जरूरी एनर्जी सप्लाई ही नहीं कर पाता। और भैया यही वजह है कि ज्यादातर रिपोर्ट्स के मुताबिक होंडा के इस सिस्टम में सिर्फ 5 PSI का बूस्ट मिलेगा, यानी यही कारण है कि इस इंजन में कोई इंटरकूलर भी नहीं दिखता, क्योंकि इतने कम बूस्ट पर इंटरकूलर की जरूरत ही नहीं पड़ती। खैर, अब सुनने में 5 PSI बहुत कम लग सकता है, लेकिन असल में ये बहुत बड़ा फर्क डालता है। अब यहाँ देखिए कि इतना बूस्ट एक 100 हॉर्स पावर के इंजन को आराम से 130 हॉर्स पावर तक पहुंचा सकता है। मतलब आपको मिलता है एक 750 से 800 सीसी का इंजन, लेकिन पावर मिलती है एक फुल 1000 सीसी की, यानी कि 1 लीटर इंजन जितनी, और एमिशन फिर भी उतनी ही रहती है जितने की एक छोटे 750 से 800 सीसी के इंजन की होती है। यानी कि ग्राहकों को भी परफॉर्मेंस मिल जाती है और सरकार के एमिशन नियम भी पूरे हो जाते हैं। और हाँ दोस्तों, एक और कमी ये है कि इस इलेक्ट्रिक मोटर को चलाने के लिए बेहतर इलेक्ट्रिकल सिस्टम होना चाहिए, यानी कि बड़ी बैटरी और बड़ा अल्टरनेट। इससे मोटरसाइकिल का वजन थोड़ा बढ़ जाता है। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे लीजिए कि ऑडी ने अपने 3 लीटर इंजन में इसी तरह की टेक्नोलॉजी लगाई थी, जिससे वजन करीब 10 किलो बढ़ गया था। अब अगर इसी अनुपात को 800 सीसी इंजन पर लगाएं तो वजन की बढ़ोतरी करीब 2.5 से 3 किलो के आसपास होने की उम्मीद होती है, जो कि भैया एज कंपेयर उतना बड़ा नुकसान नहीं है। और हाँ, चूंकि इलेक्ट्रिकल कंप्रेसर में बैक प्रेशर नहीं बनता, इसलिए ओवरऑल पावर लॉस भी कन्वेंशनल टर्बो के मुकाबले थोड़ा कम रहता है। और हाँ, ये बात सच है कि बड़ी बैटरी और बड़ा अल्टरनेट बनाने में कुछ न कुछ एमिशन तो होती है, लेकिन भैया उसे सटीक तरीके से नाप पाना मुश्किल है और इसीलिए फिलहाल उसे नजरअंदाज किया जा सकता है। खैर, चलिए अब बात करते हैं इस इंजन की सबसे टेक्नोलॉजिकल लेकिन उतनी ही दिलचस्प बात, यानी कि इंजन बैलेंस की। यहाँ देखिएगा कि सुनने में V3 इंजन बहुत ही असंतुलित लग सकता है। मतलब जैसे कि सोचिए 2 सिलेंडर एक तरफ है और सिर्फ 1 सिलेंडर दूसरी तरफ। अब इससे पहली नजर में ये लगता है कि ये तो कंपन या झटके का पिटारा होगा, लेकिन असलियत में भैया ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर होंडा उन गिनी चुनी कंपनियों में से है जिन्हें V3 इंजन बनाने का पुराना अनुभव रहा है। उन्होंने इससे पहले भी 2 मोटरसाइकिल में ये इंजन इस्तेमाल किया था, जैसे MVX 250F और NSR 400R। लेकिन भैया ये दोनों 90 डिग्री के 2 स्ट्रोक इंजन थे। फिलहाल ये नया V3 इंजन 90 डिग्री का नहीं बल्कि 75 डिग्री का है। अब यही देखिए कि साल 2001 में होंडा ने एक पेटेंट फाइल किया था एक ऐसे V3 इंजन की जिसमें सिलेंडरों की संख्या विषम थी। अब यही टेक्नोलॉजी बाद में उनकी बेहद कामयाब MotoGP बाइक RC211V में इस्तेमाल हुई, जिसमें एक V5 इंजन था और उसके बैंकों के बीच एक एंगल था जो तकरीबन 75.5 डिग्री का था, यानी लगभग वही एंगल जो अब इस नए V3 इंजन में इस्तेमाल हो रहा है।
इसका मतलब ये है कि ये बैलेंसिंग तकनीक ही उस V5 इंजन के काम में आई थी और अब वही तकनीक इस V3 इंजन में अपनाई जा रही है। लेकिन फिर भी कुल मिलाकर होंडा का ये नया V3 इंजन सिर्फ एक नई डिजाइन भर नहीं है, बल्कि इंजीनियरिंग की समझदारी, पुराने अनुभव और नए टेक्नोलॉजी का एक शानदार मेल है, जहां पर एक पतली और हल्की बॉडी और वहीं दूसरी तरफ दमदार पावर और साथ में एक ऐसा इलेक्ट्रिकल कंप्रेसर जो टर्बो लैग को लगभग खत्म कर देता है। और आने वाले समय में जब ये इंजन असल मोटरसाइकिल में नजर आएगा तब पता चलेगा कि ये सिर्फ कागजों पर ही शानदार था या फिर सच में राइडिंग एक्सपीरियंस को पूरी तरह से बदल देगा। खैर, आप क्या सोचते हैं, आपका क्या विचार है इस बारे में? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और हाइप करना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं अगले दिलचस्प वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।